नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप सब के लिए फिर से मैं हाजिर हूं लेके क्लास 8 का पार्ट 2 वाला वीडियो। मतलब कि हमने जहां तक छोड़ा था पिछले वीडियो में, उससे आगे का हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और ये वर्ग 8 का वीडियो है, क्लास 8 का वीडियो है और ज्योग्राफी का वीडियो है। आप सबको पता होगा क्योंकि आपने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा है तो आपको वीडियो के अंत में डिस्प्ले पे मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पे जाके कोने में यहाँ पे देख सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम और वीडियो की हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए ही। हमने ईंधन वगैरह के बारे में देख लिया था पिछले वीडियो में, और उसकी क्या हानियाँ हैं वो भी हमने देख लिया था। हम यहाँ पे थे खनिज तेल के पास, और खनिज तेल के बारे में हम आज से समझेंगे यहाँ से। तो खनिज तेल की लाभ और हानियाँ, और प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस की लाभ और हानियाँ, बेनिफिट क्या है और लॉसेस क्या है। तो फिर देखते हैं खनिज तेल के बारे में, उससे क्या लाभ है। प्रॉफिट में इसका यह है कि परिवहनीय है, मतलब कि एक या दूसरे जगह से हम इसको आसानी से ट्रेवल के द्वारा ला सकते हैं। एक पाइप के द्वारा ला सकते हैं, पाइप के द्वारा या फिर कंटेनर के द्वारा। दोनों ही विधि से हम खनिज तेल को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा सकते हैं। और ये जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का आधार है, ठीक है। क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है, पेट्रो रसायन उद्योग, उसमें कई तरीके का जो कच्चे माल है वो खनिज तेल के द्वारा उपलब्ध होता है। और इससे हानियाँ क्या है। हानि में खनिज जो तेल है, तेल का रिसाव हो सकता है, और जिसकी वजह से क्या है O2 का अपक्षय होता है, मतलब ऑक्सीजन का। और नए ईंधन का इन्वेंशन आसान नहीं है। और फिर हम देखते हैं प्राकृतिक गैस की, तो आसानी से परिवहनीय है। यह भी तो आसानी से परिवहनीय है ना। नेचुरल गैस जो होता है, इसको भी हम कंटेनर या फिर पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पे हम भेज सकते हैं। और तेल और कोयला से ये स्वच्छ भी होता है और तेल से सस्ता भी होता है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक गैस की लाभ। और इसकी हानियाँ जो है ये सेम है, मतलब कि गैस का रिसाव भी हो सकता है, और ऑक्सीजन का अपक्षय होता है, और नए ईंधन का इन्वेंशन करना आसान नहीं है। अब कोयला आ गया हमारा। तो कोयले की जगह पे कोयला का लाभ, हानि, और जल विद्युत का लाभ और हानि। कोयला जो है विस्तृत रूप से उपलब्ध है, मतलब कि आसानी से हमें उपलब्ध है। हमारे पास बहुत ही भारी मात्रा में उपलब्ध है कोयला हमारे पास, मतलब मानव जाति के पास। ये नहीं कि हमारे पास ही है, सिर्फ अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है। कोयला सभी जगह पाया जाता है। हानि क्या है इसका, प्रदूषण फैलाता है भारी मात्रा में। परिवहन के लिए बहुत भारी होता है, क्योंकि कई हज़ार टन, कई टन लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह बहुत कॉस्टली हो जाता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल भी खर्च होता है, और फ्यूल जब ज़्यादा खर्च होगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा उस पर, मतलब कि कीमत। और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त होता है, मतलब इससे भी विद्युत जो है आसानी से बनता है। क्यों? क्योंकि इसी से ताप बनता है, और ताप के द्वारा पानी को गर्म करके फिर विद्युत बनाया जाता है। अब जल विद्युत आता है, तो जिसका कि प्रदूषण नहीं होता है। इससे लाभ इसका ये है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, मतलब मछली पालन हम कर सकते हैं जहाँ पे भी जल विद्युत है। हाइड्रो पावर इसको बोलते हैं हम, हाइड्रो पावर। और इसकी हानियाँ जो है, स्थानीय समुदाय विस्थापित हो जाती है, मतलब जहाँ पे भी हम जल विद्युत लगाते हैं वहाँ पे जो भी स्थानीय लोग हैं उसको वहाँ से जाना पड़ता है, वहाँ से खाली करना पड़ता है अपना घर, जिससे कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ से स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है, और उनको जो है जान माल की हानि भी हो सकती है। और ये खर्चीला भी है, क्योंकि एक बार इसको विस्थापित करने में स्थापित करने में बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है। लेकिन एक बार अगर ये स्थापित हो गया तो भारी से भारी मात्रा में हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इस साइड है कि ये सस्ती है, मतलब कि एक बार लग गया उसके बाद ये सस्ती है। नेक्स्ट हमारा है गैर परंपरागत स्रोत। तो इसमें है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से क्या लाभ है, प्रदूषण मुक्त होता है ये, और एक बार स्थापित हो जाए तो विद्युत उत्पादन में कम लागत आती है, और सुरक्षित और साफ भी है। इससे कोई हमारा पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हवा बहती है, जिससे पवन चक्कियाँ जो होती है, लगा होता है पवन चक्की, वो हवा के माध्यम से रोटेट होता है, उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, ठीक है। और इसकी हानियाँ जो है, हानि में जो ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि जो पंखी लगा होता है, वो पंखी जो अगर एक बार घूमेगा और उससे जो है कई मतलब जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, वो भारी मात्रा में वहाँ पे होता है, और कई सारे पक्षियाँ जो होते हैं उसके लिए भी नुकसान होता है। क्योंकि अगर आसपास में पक्षियाँ आ जाए, पक्षी तो इस सब को काट देता है या फिर वो मर जाते हैं, तो पक्षियों के लिए हानिकारक है। और पवन चक्कियाँ स्थापित करने में महंगी भी है, क्योंकि एक बार वो स्थापित करने में ज़्यादा कॉस्ट आता है उस पर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। अगेन फिर से माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, क्योंकि ये थोड़ा स्कैन ठीक से नहीं हुआ था,
पर मैं आपके साथ हूँ और आपको मैं बताते जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे मेरे साथ ही। ज्वारीय ऊर्जा का लाभ यही है कि दोहन कठिन है और इसका जो है वन्य जीव आवास नष्ट होते हैं। ठीक है, इसका दोहन बहुत कठिन होता है, क्योंकि ज्वार भाटा जहाँ पे भी समुद्र है उस समुद्र के पास जो एक बार ज्वार भाटा मतलब एक बार जल को उठना और एक बार नीचे गिरना, ये समय निर्धारित होता है इसका लगभग, क्योंकि एक बार शाम को उठना या सुबह में उठना पानी और फिर नीचे गिरना, तो ये ज्वार भाटा होता है और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं और ये प्रदूषण मुक्त भी होता है। इसका लाभ यही है। हानि में हमने देख लिया यहाँ पे। परमाणु ऊर्जा की हानि क्या है? खर्चीला होता है, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है उसको उत्पन्न करता है। और लाभ में क्या है? ऊर्जा का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि थोड़े से यूरेनियम से हम बहुत भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। और बायोगैस लास्ट में आता है, जिसका लाभ है कि कम लागत आती है, उपयोग में आसान होता है। और हानि में क्या है? हरित गृह प्रभाव के कारण है, क्योंकि बायोगैस जब हम बनाते हैं कहीं पे भी कूड़े से या सड़े गले गोबर से, जिसको गोबर गैस भी हम बोल देते हैं, तो उससे क्या है मीथेन वगैरह निकलता है गैस। और मीथेन ही नहीं बल्कि कई प्रकार के और भी हानिकारक गैस निकलते हैं, जिससे कि पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। अब हम भूतापीय ऊर्जा के बारे में देखते हैं। तो लाभ इसका है स्वच्छ पर्यावरण, हितैषी और हर समय उपलब्ध होता है। ये सभी समय हमें उपलब्ध होता है भूतापीय ऊर्जा। शहर से दूर अवस्थित होने की वजह से विद्युत वहन खर्चीला होता है। जैसे कि आप हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ियों में पाया जाता है भूतापीय ऊर्जा, तो वहाँ से अगर हम परिवहन करते हैं उस भूतापीय ऊर्जा को और उससे बिजली बनाते हैं तो खर्चीला होगा ना। वहाँ से वायरिंग करना ही बहुत खर्चीला हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, ये खर्चीला है। अब हमारा चैप्टर 4 आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और ये ध्यान से आपको पढ़ना है मेरे साथ ही। तो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक तो एग्रो और कल्चर, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कृषि या जुताई से, मतलब एग्रो का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि या जुताई से। ठीक है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, मतलब आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में या फिर ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, 3 तरीके का क्रियाकलाप है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में कृषि वगैरह आता है, द्वितीयक में फैक्ट्री वगैरह निर्माण क्षेत्र, और तृतीयक में सर्विस सेक्टर आता है, सेवा क्षेत्र। तो तीनों सेक्टर के बारे में आप समझ लिए हैं। ये प्राथमिक क्रिया है। इसमें फसल, फल, सब्जियां, फूल, ये सब आसानी से हम इसमें उगाते हैं। और भारत का जो है 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। लगभग 60 से 70% लोग जो है भारत के, वो कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। कृषिगत भूमि क्या है? अनुकूल स्थलाकृति मृदा, जलवायु कृषि के लिए अनिवार्य क्रियाकलाप है। ये तो आप सब जानते हैं कि अनुकूल थोड़ा स्थलाकृति हो, ये नहीं कि पहाड़ी इलाका हो तो वहाँ से कृषि संभव नहीं होगा। मृदा हो वहाँ पे अच्छी हो, जलवायु अच्छा हो वहाँ पे, तो है कृषि जो है अच्छे से वहाँ पे होगा। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है वह भी जो है कृषिगत भूमि कहलाता है। अब कल्चर से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं यहाँ पे ये देखिए, मतलब एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से हो जाएगा कृषि, मृदा की जुताई, फसल उगाना, पशुपालन इत्यादि। फिर हो जाएगा सेरीकल्चर, जिसका मतलब होता है रेशम उद्योग। फिर पिसीकल्चर, मत्स्य पालन। विटीकल्चर, इसका अंगूरों की खेती। और हॉर्टिकल्चर, मतलब कि सब्जियां और फल वगैरह। तो आप समझ गए होंगे। फिर कृषि के प्रकार है, कितने प्रकार के? कृषि 2 प्रकार के है। एक निर्वाह कृषि है जो कि भारत में भारी मात्रा में किया जाता है, और एक वाणिज्यिक कृषि है जो कि अमेरिका, यूक्रेन, इस सब में वाणिज्यिक कृषि किया जाता है। अब निर्वाह कृषि में क्या है? किसान परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसमें पारिवारिक श्रम शामिल होता है और इसका वर्गीकरण हम 2 भागों में कर सकते हैं। पहला गहन निर्वाह और दूसरा आदिम निर्वाह। ये हम आगे देखेंगे, लेकिन वाणिज्यिक कृषि को पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? फसल उत्पादन और पशुपालन जो है बाजार में विक्रय, मतलब बेचने के लिए करते हैं, और ज़्यादातर काम जो है मशीनों से होता है। यहाँ पे अनाज कृषि, रोपण, मिश्रित कृषि आदि शामिल है इसमें, एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं। और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है वाणिज्यिक कृषि में, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, इसमें निर्वाह कृषि था और आदिम कृषि। तो निर्वाह कृषि में क्या है? किसान जो है छोटी ज़मीन पर साधारण औजारों से खेती करते हैं। इसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है। और आदिम निर्वाह कृषि में क्या है? स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण मतलब हिमाचल, जम्मू कश्मीर या राजस्थान में देखते हैं आप चलवासी पशुचारण आपको देखने को मिलेगा। और स्थानांतरी कृषि मतलब कि इसको हम स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसमें कि एक स्थान के ज़मीन के जंगलों को जला के वहाँ पे खेती किया जाता है, और जैसे वहाँ पे खेती हो जाए तो फिर दूसरे स्थान पे चला जाता है और वहाँ के ज़मीन को साफ़ करके वहाँ के जंगलों को जलाया जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे कृषि किया जाता है। तो इसको हम स्थानांतरी कृषि करते हैं। अब हमारा यहाँ पे है, जिसमें वाणिज्यिक कृषि में एग्जाम्पल जो था मिश्रित कृषि का,
उद्देश्य क्या होता है, भोजन, चारा, पशुधन इत्यादि का। अब ये क्षेत्र जो है यूरोप में है, पूर्वी अमेरिका में है, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका इत्यादि जगहों पे जो है वाणिज्यिक कृषि किया जाता है। और बाकी हम देखते हैं यहाँ पे इसमें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में और फसल जो है गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। ये कौन सा, ये जीवन निर्वाह कृषि का जो जगह है और एग्जाम्पल है ये मैंने आपको बताया है, ध्यान रखेंगे आप। आदिम निर्वाह कृषि को दो भाग में वर्गीकृत किया जाता है, एक स्थानांतरित कृषि और एक चलवासी पशुचारण। मैंने आपको पहले ही बता दिया इन दोनों के बारे में, स्थानांतरित क्या होता है और चलवासी पशुचारण। ये क्षेत्र आप देख लेंगे कहाँ कहाँ है, तो अमेजन बेसिन है और सघन वन है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, वृक्षों को काट कर जलाकर, मैंने पहले आपको बता दिया था ये। और ये क्षेत्र जो है देखिए राजस्थान में है और शुष्क प्रदेश मलेशिया इत्यादि जगहों पे है पाया जाता है, और जम्मू कश्मीर वगैरह। तो आपको मैं ये बता चुका हूँ। पशु में कौन कौन से हैं, ऊँट, भेड़, मवेशी, याक इत्यादि जो है जानवर, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह उसको चराने के लिए ले जाते हैं, तो उसको हम चलवासी कृषि कहते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का प्रकार, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। और फसल जो है इसमें कौन कौन सा रोपण कृषि में है, तो एक कॉफ़ी है, रबर, केला, चाय, काजू, कपास इत्यादि को हम क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। और बड़े श्रम की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में हम पैसे की ज़रूरत पड़ती है इसमें। उत्पादन जो है उत्पाद निकट के कारखानों में सप्लाई की जाती है और इसमें परिवहन जाल की आवश्यकता भी होती है। मुख्य क्षेत्र कौन सा है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। विश्व के जितने भी उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वहाँ पे इस प्रकार रोपण कृषि किया जाता है। अब मुख्य फसलें कौन कौन से है रोपण कृषि में, तो चावल है, गेहूं है, मिलेट, मक्का, कपास, पटसन, कॉफ़ी और चाय इत्यादि रोपण कृषि का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे आप। रेशेदार फसलें कौन सा है, जिसमें कपास आता है और जूट, ये दोनों रेशेदार फसलें हैं। जूट जो है हमारा वेस्ट बंगाल और बिहार क्षेत्र में अधिक मात्रा में उगाया जाता है भारत में। कपास हमारा महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। पेय फसलें में जो है चाय और कॉफ़ी, जो पीने वाला पेय फसल है, चाय और कहवा है, सॉरी माफ़ कर देंगे आप। और स्थानांतरित कृषि विश्व में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। तो स्थानांतरित कृषि को जैसे मैंने बताया आपको, इसको स्लैश एंड बर्न मतलब कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। और इसको जो है कहाँ कहाँ पे क्या माना जाता है ये आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। मिल्पा जो है मेक्सिको में कहा जाता है, रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में इत्यादि जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब जैविक कृषि में हम देखते हैं तो इसमें रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद जो प्राकृतिक कीटनाशी है, जिसमें नीम वगैरह के पत्ते और इत्यादि गोबर वगैरह मिला के जो है खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कीड़ा वगैरह मर जाता है नीम के पत्ते से। चैप्टर 5 हमारा आ गया अब उद्योग इंडस्ट्री के बारे में। और इससे पहले का आपको अगर कोई भी कठिनाई है, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप फटाफट से कमेंट करके लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अब चैप्टर 5 है जिसमें कि इंडस्ट्री है, और ये जो है वे आर्थिक गतिविधियां हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होता है। आप सब जानते हैं कि कहीं पे फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो क्या करेगा, वो वस्तु का उत्पादन ही तो करेगा और खनिजों का निष्कर्षण करेगा। खनिज वगैरह कहीं से खुदाई करके आता है, जैसे लौह अयस्क आया तो उसको लोहे में परिवर्तित करना, या फिर उससे क्या स्टील वगैरह बनाना, उसमें जस्ता वगैरह मिला के अलग अलग प्रकार का मेटल वगैरह बनाना, ये जो है उद्योग का काम है। उद्योग का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं, तो कच्चे माल के आधार पर कर सकते हैं, आकार के आधार पर बड़ा है या छोटा, और स्वामित्व के आधार पर सरकारी है या प्राइवेट। स्वामित्व मतलब कौन इसका मालिक है, तो प्राइवेट भी हो सकता है या फिर गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो इस आधार पे हम इसका वर्गीकरण करेंगे। नीचे हम इसका वर्णन देखते हैं। तो कच्चे माल के आधार पे जो है उद्योग कृषि आधारित होता है, जैसे खनिज आधारित भी हो सकता है और वन आधारित भी, या फिर समुद्र आधारित भी। समुद्र से भी कई तरीके का कच्चे माल मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, इस उद्योग में लाते हैं और उद्योग में उसको परिवर्तित करके अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं। कृषि से कौन सा आता है, वनस्पति और जंतु आधारित माल मिलेगा, जिससे कि तेल, चमड़ा यह सब मिलेगा। और चमड़े से क्या होगा, चर्म से हम जूते वगैरह बनाएंगे, चमड़े से थैले बनाएंगे इत्यादि का। खनिज से हम अयस्क, और वन से मिला कच्चा माल कागज़, लुगदी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आकार के आधार पर हम देखेंगे तो निवेश की गई पूंजी और नियोजित लोगों की संख्या, फिर उत्पादन की मात्रा। तो इससे क्या है, हम आकार के आधार पर वर्णन करते हैं। आकार में जैसे कि आप देखते हैं निवेश की गई पूंजी मतलब कितनी मात्रा में उसमें निवेश किया गया, उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में, और कितनी संख्या में लोग जो है वहाँ पे काम करते हैं, और उत्पादन की मात्रा कितनी है, 1000 टन है या 1 लाख टन है।
तो इस आधार पे इसको हम आकार के 2 भागों में बांटते हैं आकार के आधार पे, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग में कम पूंजी और कम प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, और घरेलू या कुटीर उद्योग जो होता है उत्पादन का निर्माण दस्तकार हाथों से करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं। और बृहत आकार में मतलब बड़े आकार में वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। पूंजी का निवेश अधिक और उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, जैसे ऑटोमोबाइल की भारी मशीनें और वस्तुओं का उत्पादन इत्यादि। ऑटोमोबाइल मतलब कि कार वगैरह, ट्रक, कार इत्यादि। अब स्वामित्व के आधार पर आप देखते हैं तो निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट, राज्य स्वामित्व स्टेट के अंदर, और सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक। इसमें संचालन और स्वामित्व जो करता है वो सरकार के हाथों में होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। और सार्वजनिक हो गया। और राज्य के और सहकारी में कौन सा होता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जिसमें लोग और सरकार दोनों ही मिल के कर सकते हैं। और संयुक्त में क्या है, सरकार और व्यक्तियों का समूह, ठीक है, जैसे मारुति इंडस्ट्री। अब स्वामित्व और संचालन कच्चे माल उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों या दोनों द्वारा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये जो है सुधा डेयरी और सरकारी उपक्रम। इस समय क्या है, किसान जो है अपने यहाँ पे दूध उत्पादन करता है और दूध जो है आनंदा डेयरी को भेज देता है, और दोनों मिल के फिर प्रॉफिट कमाता है। जितने भी प्रॉफिट आता है किसान को भी उसी मात्रा में लगभग थोड़ा कम करके दिया जाता है, और फिर आनंदा डेयरी को भी मिलता है। तो दोनों का एक तरह से सहकारी क्षेत्र है। ये स्वामित्व लगभग दोनों के हाथों में होता है। और ये फैक्ट्री जो है उनको फिर अच्छे अच्छे किस्म का उसको चारा के बारे में ज्ञान देना, या फिर किस आधार पे उसके जो जानवर है उस सबको हेल्थ को अच्छा रखा जाए, यह सब जो है सलाह भी वही उसी आनंदा डेयरी के द्वारा दिया जाता है, जिससे किसान का भी हानि नहीं होता और उसका भी लाभ ज़्यादा नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं उद्योग की अवस्थिति संबंधी कारक, मतलब उद्योग हम कहाँ पे अवस्थित कर सकते हैं, उसका क्या कारक है। तो हम तो सबसे पहले देखेंगे कि कच्चा माल वहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं। अगर कच्चा माल कहीं पे आसानी से उपलब्ध होगा तो हम आसानी से वहाँ पे फैक्ट्री को डाल सकते हैं। और वहाँ पे श्रमिक है कि नहीं, श्रम, फिर वहाँ पे कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो पूंजी निवेश कर सके कि नहीं, फिर बाज़ार वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, फिर सामान उत्पादन हो गया तो हम बेचेंगे कहाँ पे, वहाँ पे पानी की भी उपलब्धता होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन संचार होना चाहिए। फिर परिवहन है, एक दूसरे जगह जाने के लिए परिवहन भी होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, और विद्युत सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होना चाहिए, तभी तो हम उद्योग कहीं पे उपस्थित कर पाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या फिर सभी कारक उपलब्ध होते हैं। अब औद्योगिक तंत्र में हमारा आता है निवेश, प्रक्रम, निर्गत, ये सब शामिल होते हैं। निवेश में क्या है, कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल, परिवहन, विद्युत इत्यादि जो है निवेश में करते हैं। और प्रक्रम में कच्चे माल की परिष्कृत माल से परिवर्तन करना। फिर निर्गत, अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय। ये छोटे छोटे टर्म है, शब्द है, इसके बारे में मतलब दिया गया है, और ये आसानी से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे निर्गत को ले लीजिए तो अंतिम उत्पाद, जो अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय है। मान के चलिए कोई आटा है और कि गेहूँ है, किसान ने गेहूँ बेचा और गेहूँ से एक मिल वाले ने आटे बना लिया, आटे ने उसने फैक्ट्री में भेजा और वहाँ से बिस्किट बन गया। अब जो कॉस्ट होगा ना, चाहे यहाँ पे 5 रुपये का दिया हो और यहाँ पे फिर 10 रुपये का, और यहाँ पे आते आते 15 रुपये का हो जाए बिस्कुट एक का, तो ये अंतिम उत्पाद है। और इस उत्पाद पे जो अर्जित आय है, इनकम है 15 रुपया, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा निर्गत होगा, निर्गत आय होगा। सॉरी, औद्योगिक प्रदेश, जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के आसपास स्थित होते हैं। अब प्रमुख जो है इसमें कौन कौन से, पूर्वोत्तर अमेरिका में है, पश्चिमी और मध्य यूरोप में है, पूर्वी एशिया में है। और मुख्य में कौन कौन से है, मुख्य औद्योगिक प्रदेश में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, समुद्री पत्तनों के समीप है, और विशेषकर कोयला क्षेत्रों के पास भी स्थित है। औद्योगिक प्रदेश की बात हो रही थी। भारत में देखेंगे तो भारत में औद्योगिक प्रदेश मुंबई पुणे समूह में, बंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर, विशाखापत्तनम और गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है। और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम ये भी है। उद्योगों का वितरण, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये नया है और ये सब दोनों पुराने हैं। और ये नया उभरता हुआ उद्योग क्यों है, क्योंकि अभी भारत इसमें बहुत ही आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। चैप्टर 6 हमारा आता है मानव संसाधन, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था, मानव खुद भी एक संसाधन है, और इसमें जनसंख्या वगैरह का वितरण है। तो ये आप अच्छे से एक बार ध्यान देंगे, और आसान है। किसी भी राष्ट्र के लिए उसके लोग ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं,
और प्रकृति की देन जब लोगों के लिए आवश्यकता पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है तो लोग उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो इसीलिए प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, अगर मानव के पास ज्ञान और कौशल न हो और टेक्नोलॉजी न हो तो उसका हम उपयोग कैसे करेंगे। तो मानव खुद भी एक संसाधन है और प्रकृति का दोहन वो अच्छे रूपों में करता है, लेकिन अधिक हो जाता है। तो आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और मानव अपना जीवन खुद ही खतरा में डाल लिया है। तो इसलिए हमें प्रदूषण कम से कम फैलाना चाहिए। अब जनसंख्या का वितरण हम देखेंगे तो जनसंख्या का वितरण असमान है, कहीं पे अधिक है तो कहीं पे ज़्यादा है। 90% जनसंख्या भूमि के लगभग 30% भाग पे हम पहले भी बात कर चुके हैं पहले वीडियो में ये। और ज़्यादा जनसंख्या वाला जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी, उत्तरी अमेरिका इत्यादि जगहों पे है जो ज़्यादा जनसंख्या है। और कम जनसंख्या में उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय क्षेत्र, उच्च पर्वत और विषुवतीय वन अधिक। यहाँ पे क्यों नहीं है ज़्यादा जनसंख्या, क्योंकि आप खुद जानते हैं कहीं पे भी अगर मरुस्थलीय है तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम है। अगर उच्च पर्वत क्षेत्र है तो वहाँ पे आसानी से लोग रह नहीं पाएंगे, घर नहीं बना पाएंगे। तो इत्यादि जगहों पे जो है कम लोग निवास करते हैं। हमारा आता है विश्व की कुल जनसंख्या का क्षेत्रफल जो है लगभग 3/4 मतलब 3/4 लोग जो है महाद्वीप एशिया में और अफ्रीका में निवास करते हैं। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जो है 2011 की जनसंख्या के हिसाब से है और अभी 2023 की जनसंख्या आने वाला है रिपोर्ट, तो फिर उसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे। घनत्व जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर एक इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या है, उसको हम घनत्व कहते हैं। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक जो है दक्षिण मध्य एशिया में है, पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं यह सब आप जानते हैं, जहाँ पे स्थल अच्छा हो, जलवायु ठीक हो, मृदा अच्छा हो, जल की उपलब्धता हो, खनिज हो, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अच्छा हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो। अब देखते हैं जहाँ पे सांस्कृतिक मतलब कि मंदिर वगैरह के आसपास ज़्यादा मात्रा में लोग निवास करते हैं और वहाँ पे अगर काम मिल जाए आसानी से तो भी लोग अच्छे निवास करते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता का आप देख सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन आता है नेक्स्ट, तो एक निश्चित या फिर तय अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन को हम जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जन्म दर मतलब 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को हम जन्म दर, और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, कितने बच्चे मर गए, 1000 बच्चे जब जन्म लिए उसको हम नापते हैं, इसको हम मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उसको हम जन्म दर कहते हैं और उसी प्रकार मृत्यु दर भी है। प्रवास मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, प्रवास। प्राकृतिक वृद्धि दर मतलब किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। और उत्प्रवासी जो देश को छोड़ देते हैं तब जनसंख्या में कमी आती है, मतलब कोई भारत से अगर अमेरिका चले जाए रहने के लिए हमेशा के लिए तो उसको हम उत्प्रवासी कहेंगे। और अप्रवासी जब एक देश के लोग किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अप्रवासी। फिर भी जनसंख्या में वृद्धि होता है। और हमारा है जनसंख्या जो है किसी देश में जनसंख्या कितनी अधिक है, इसका जो है देश के आर्थिक विकास स्तर पर अंतर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो संसाधन है, जॉब है, वह सब जो है जनसंख्या पे डिपेंड है ना। जनसंख्या किस प्रकार स्किल है यह सब भी मायने रखता है, तो यह सब आप ध्यान देंगे। और जनसंख्या संगठन, ये एक बार आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर एक बार पढ़ ले, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने वाली बात है, वरना समझाना वाला होता तो मैं आपको बता देता। तो आप एक बार देखें, अच्छे से रोक के पॉज कर ले वीडियो को। फिर जनसंख्या पिरामिड नेक्स्ट आता है जो आप एक बार देख लेंगे। पिरामिड मतलब कि जनसंख्या का पिरामिड इस तरह पिरामिड है कुछ, एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, वैसे बहुत गंदा चित्र मैं बनाता हूँ। तो इस तरह का पिरामिड है और यहाँ पे ये देख सकते हैं पिरामिड, यहाँ पे मान के चलिए 10 साल है, यहाँ पे 20 साल है, यहाँ पे 30 साल। तो ये एक देश की पिरामिड यह बताती है कि 10 साल के लोग इतने हैं, फिर जैसे 20 साल के हुए तो इतनी संख्या में मर गए, और ऐसे होते होते 30 साल होते होते जनसंख्या मृत्यु दर बढ़ने लगी और जनसंख्या मृत्यु दर 60 साल में आके 0 हो गई। मतलब कि 60 साल में ही इस देश में लोग मरने लग जाते हैं और डेथ हो जाता है उनका। तो इस तरह से जनसंख्या पिरामिड को हम समझते हैं। और इसमें यह भी एक होता है कि मेल और फीमेल कितने हैं, मतलब कि मेल फीमेल का कितने, अगर इस साइड मेल है इस साइड फीमेल है, तो इस तरह से हम देखते हैं जनसंख्या पिरामिड के बारे में। तो एक बार पढ़ ले और यहाँ पे हमारा हो जाता है क्लास ख़त्म। और क्लास 8 की ज्योग्राफी का ये NCERT जो था हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम आएंगे लेके आपके लिए 9th का वीडियो, और 9th के वीडियो के लिए आप वेट करें ज़रूर, जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो में लेके आऊँगा। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि माइक का कठिनाई है
या फिर वीडियो में आपको समझ नहीं आता है, बोलने में मेरा स्पीड हो जाता है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार माफ़ करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज़ करके आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।